हेलो प्यारे बच्चों। आज सर्कुलर मोशन का ये लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ढेर सारा क्वेश्चन किए थे। अब हम लोगों को करना है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमको ये देखना होता है कि कोई भी जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन फोर्स दे रहा है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो कौन फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। माने अभी तक हम लोग एक्सेलरेशन तक आके रुक जाते थे। अब जब हम डायनेमिक्स का डिस्कशन करेंगे तो फोर्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जब भी डायनेमिक्स का सवाल आता है, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देख रहे थे, तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को काम क्या क्या करना होता है। पहले ये देखना होता है कि पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, किस किस दिशा में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। फिर वो सारे फोर्स को देखने के बाद हम पार्टिकल जो भी है या सिस्टम जो भी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि अच्छा इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। और फिर उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि पार्टिकल किस सर्कल पे चल रहा है। और जब सर्कल पे चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का दो ही कंपोनेंट हो सकता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि पार्टिकल के जो है जो कि सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो दो ही हो सकता है। एक टुवर्ड्स द सेंटर जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, दूसरा टुवर्ड्स द टेंजेंट जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू होगा v² या ω² इंटू आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा उसका वैल्यू होगा r इंटू अल्फा। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर किधर लग रहा है, कितना कितना लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज ω² या v²/r। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ तो टुवर्ड्स द टेंजेंट होगा और उसका वैल्यू होगा r अल्फा। जब हम लोग एक्सेलरेशन डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद फोर्सेस का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। और अलोंग द एक्सेलरेशन हम लोग इक्वेशन लिखते हैं नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। अगर मान लीजिए फोर्सेज का कंपोनेंट ब्रेक करना है तो एक अलोंग द रेडियस कर देंगे क्योंकि रेडियस के अलोंग एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही, और एक परपेंडिकुलर टू द रेडियस कर देंगे। और फिर हम सेंटर के अलोंग जो नेट फोर्स होगा उसको m इंटू ए सेंट्रीपिटल लिख देंगे, और टेंजेंट के अलोंग जो नेट फोर्स होगा उसको m इंटू ए टेंजेंशियल लिख देंगे, और इस तरीके से हम काम करेंगे। तो जो भी बात हम बोले हैं उसको अभी हम स्टेप्स वाइज लिख देते हैं। हेडिंग है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमको देखना होता है कि पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में कौन कौन फोर्स हेल्प कर रहा है, किधर और कितना लग रहा है। तो पहला काम हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि आइडेंटिफाई दी फोर्स। यही काम हम एनएलएम में भी करते थे, सारे फोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन करते थे। फिर दूसरा करते थे ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाओ, फोर्स किधर किधर कितना कितना लग रहा है वो पता करो। फिर एज्यूम एक्सेलरेशन, एज्यूम एक्सेलरेशन, या तो एक्सेलरेशन एज्यूम करने के दौरान ये बात है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर along the radius, along the radius is AC equal to ω² या v²/r, and along the tangent, along the tangent AT is equal to r into अल्फा। टेंजेंट के along एक्सेलरेशन हो जाएगा r into अल्फा। ये तो नोन है। फिर ब्रेक द कंपोनेंट्स, ब्रेक दी कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का कंपोनेंट किधर किधर ब्रेक करते हैं, अलोंग दी रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस, क्योंकि एक एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जरूर होगा। अलोंग दी रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और उसके बाद
राइट एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ये जो वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऐसे ही लिखते हैं। और along the tangent F net is equal to m into a tangential which is m into r alpha। और इतना लिखने के बाद जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे और जो अननोन वेरिएबल्स है वो हम लोग पता कर लेंगे। तो क्या आपको स्टेप्स समझ में आया कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे? क्या क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे क्या क्या फोर्स लग रहा है फ्री। फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करना है या सिस्टम का, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, सारे फोर्सेस का डायरेक्शन वगैरह दिखा लेंगे। फिर एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे। ऑब्वियसली एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर के तरफ along the radius, that is ये सेंट्रीपिटल, जिसका वैल्यू होगा v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर इनटू r। और एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हो सकता है नहीं भी हो कभी बार अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा r इंटू अल्फा। फिर फोर्सेज का कॉम्पोनेंट ब्रेक करेंगे along the radius and perpendicular to the radius, बिकॉज एक एक्सेलरेशन तो along the radius है ही। और एफ नेट बराबर m इंटू ए सेंट्रीपिटल लिखेंगे along the radius, एफ नेट बराबर m इंटू ए टेंजेंशियल लिख देंगे along the tangent। ओके, और फिर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल पे आ जाते हैं। देखिए एक सवाल है कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इज रिवॉल्विंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल। एक टेबल है हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल, उस पे ब्लॉक रिवॉल्व कर रहा है। एक रस्सी से हम उसको बांधे हुए सेंटर पे, और जो रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। पूछ रहा है कि बताओ रस्सी में टेंशन कितना है। तो सिंपल सा काम करेंगे, हमको ये जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाएंगे। तो एक तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा mg, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा नॉर्मल, और इधर की तरफ क्या लग जाएगा t। फोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए और एफबीडी भी ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग क्या पता करेंगे, ये करेंगे नहीं, पहले हम एज्यूम करेंगे एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा, सिर्फ टेंजेंशियल तो होगा नहीं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा v स्क्वायर बाय r। तो क्या लिखाएगा t बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाय r, दैट्स इट। क्योंकि t बराबर m इंटू ए सेंट्रीपिटल होना चाहिए ना, नेट फोर्स वही है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा t इंटू m, t बराबर m इंटू ए सेंट्रीपिटल, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, और ए सेंट्रीपिटल का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। तो टेंशन का वैल्यू हो गया m v स्क्वायर बाय r, जो हमारा उत्तर है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, वो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल में रिवॉल्व कर रहा है, वर्टिकल में ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा है। तो n माइनस एम जी बराबर 0, कोई यूज नहीं है, इसीलिए n का वैल्यू mg लिख लेते हैं, हालांकि इसका अभी कोई यूज नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। ओके, अगला सवाल ये है, देखिए जरा क्या है सवाल। इसमें क्या करेंगे, बोल रहा है कि कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस r। कार जनरली जो टर्न ले रहा होता है, वैसे एक कार गोल गोल चक्कर लगा रहा है, लेकिन रोड कैसा है हॉरिजॉन्टल है और रफ है। रफ क्यों है चर्चा करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम सेफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ द कार। एक बात बताइए, कार जो है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, कार ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है ना। तो जब इस तरीके से चक्कर लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा ना, है ना। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन तो होगा टुवर्ड द सेंटर, और अगर एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी एक्सेलरेशन होगा, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो यार ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हो इसीलिए रहा है कि कोई ना कोई है जो इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इस कार का एफबीडी बनाएं
तो कार के एफबीडी में क्या आएगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। क्या ये mg और ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे सकते हैं? एकदम नहीं दे सकते। तो आखिर कौन है जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा है? क्योंकि ये रोड जो है वो रफ है, रोड जो है वो रफ है, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने वाला कौन होगा? फ्रिक्शन। और कोई यहां पर है ही नहीं जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसको फ्रिक्शन दे देगा। जब एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा आता है जब उसका जरूरत पड़ता है। अब यार इस कार को मन है ऐसे टर्न लेने का मन है, तो टर्न लेने के लिए उसको टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स चाहिए, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो टर्न लेगा सर्कल पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए कोई फोर्स चाहिए। वो फोर्स यहाँ पे कौन है? फ्रिक्शन के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो फ्रिक्शन तुरंत आ जाएगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एक चीज तो हम लोग लिख लेंगे कि अच्छा, ए सेंट्रीपिटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर बाई आर। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। अब यार लेकिन सवाल वाला ये तो पूछा ही नहीं है कि जो ये क्या है, फ्रिक्शन क्या है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार। तो यार जैसे जैसे हम v बढ़ाते जाएंगे, मान लो कि अगर कोई कार जा रहा है 10 किलोमीटर पर सेकंड से, तो उसके लिए फ्रिक्शन कुछ और होगा। कोई कार जा रहा है 20 किलोमीटर पर सेकंड से, तो उसके लिए फ्रिक्शन कुछ और होगा। क्या हम अनंत अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दे सकते हैं? क्या हम भी जितना ज्यादा रखेंगे फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, लेकिन एक फ्रिक्शन का तो एक लिमिट होता है, एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन लग नहीं सकता है। तो बेसिकली ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा म्यू इंटू एन से कम होता है। ये फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू एन से कम होता है, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। तो एम बी स्क्वायर बाय आर जो है वो म्यू इंटू एन से कम होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो क्या लिखोगे? एन बराबर एम जी, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो यहां से अगर हम n का वैल्यू उठा करके यहां लेके आएंगे तो एम बी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, है ना। तो यहां से m से m कट जाएगा और v स्क्वायर बाई आर लेस देन म्यू जी हो जाएगा, v लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो v अगर हमेशा अंडर रूट म्यू जी आर से कम होगा तो v का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट म्यू जी आर। आप एक चीज देखते होंगे, कई बार जब सड़क कहीं कहीं टर्न ले रहा होता है, हॉरिजॉन्टल सड़क ही, तो आप एक चीज देखिएगा कि कोई गाड़ी वाला अगर टर्न पे आता है तो अपना स्पीड कम कर लेता है, क्योंकि अगर उसका स्पीड इससे ज्यादा हुआ, रूट म्यू जी आर से ज्यादा हुआ, तो वो स्किड कर जाएगा, फ्रिक्शन उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा और वो फिसल जाएगा। कई बार बुलेट वगैरह वाले लोगों को तुम ऐसे भी देखते होगे, जब तुम टर्न पे गाड़ी को ज्यादा स्पीड से टर्न लेते देखते होगे। एक चीज तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा कि मान लीजिए ये टर्न है, ये टर्न है, ठीक है। तो अगर कोई बाइक वाला अगर ज्यादा स्पीड से टर्न ले रहा है तो आप ये चीज देखिएगा कि वो हमेशा बाहर वाले रेडियस से, मतलब जितना ज्यादा दूर होता है उतना ज्यादा दूर से वो टर्न लेता है। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम सेफ स्पीड का वैल्यू होता है अंडर रूट म्यू जी आर। तो यार ग्राउंड पे फ्रिक्शन का वैल्यू, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू तो एक फिक्स है। अगर हमको अपना मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ाना है कि हम फिसले ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको रेडियस का वैल्यू बढ़ाना होगा। इसलिए भी कई बार तुम देखते होगे कि हॉरिजॉन्टल टर्न अगर रोड ले रहा है और कोई बाइक वाला ज्यादा स्पीड से आया है तो ये आउटर रेडियस से टर्न लेकर के चले जाता है, और नहीं तो फिर वो बेचारा अगर इधर से जाना चाहता है तो क्या करता है? गाड़ी के स्पीड को स्लो कर लेता है। या फिर बरसात में भी गाड़ी का स्पीड टर्निंग पे स्लो कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बरसात होता है तो म्यू का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड का वैल्यू भी थोड़ा कम हो जाता है। इज दैट ओके?
अगर इस मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलोगे तो तुम्हारे फ्रिक्शन का जो अगर तुम स्पीड का वैल्यू वी मैक्स से ज्यादा कर दोगे, v इज ग्रेटर देन वी मैक्स, तो तुम्हारा mv²/r जो होगा, ये जो जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली μmg से ज्यादा हो जाएगा और ये प्रोवाइड तुम फ्रिक्शन से करवा नहीं सकते हो। तो फिर क्या होगा, कार या बाइक स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए भी हम लोग टर्न पे गाड़ी के स्पीड को स्लो रखते हैं, और कोई कोई अगर हीरो बनता भी है तो थोड़ा आउटर रेडियस पे। इज दैट ओके? तो मैं ये कहूंगा ना कि ये वाला जो रिजल्ट है मैक्सिमम सेफ स्पीड का ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फिर यहीं पे एक बैंकिंग वाला आएगा, जब सड़क जो होगा थोड़ा सा टिल्ट होगा तब उसका आंसर कुछ और होगा। लेकिन अगर रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कोई कार टर्न ले रहा है तो उसका मैक्सिमम सेफ स्पीड होगा √μgr। इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए ना, रखना ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम। सुनना, तुम भी कभी कभी मेला वेला में गए होगे, बच्चा वाला उसमें झूला रहता है, तो झूला रहता है जनरली, तो झूला का जो घोड़ा रहता है जिस रस्सी से बंधा हुआ वो ऐसे रहता है, वर्टिकल नहीं, और उस घोड़ा पे कोई बच्चा बैठ जाता है और उसके बाद जब उसको घुमाने लगता है तो तुम देखना वो रस्सी जो होता है वो थोड़ा सा, या वो जो रॉड होता है घोड़ा से बंधा हुआ, वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है। उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है सर कि अगर रस्सी सिर्फ ऐसे रहा ना तो टेंशन जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा, और तुम्हारा इच्छा क्या है? इसको सर्कुलर मोशन कराने का। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए इसको सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स का जरूरत है, और जो जरूरत है वो जरूरत पूरा करने के लिए ना टेंशन कैपेबल है ना mg। तो इसीलिए जैसे ही तुम इसको घुमाने लगोगे तो रस्सी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि टेंशन का 2 कंपोनेंट आ जाएगा। एक टी का कंपोनेंट जो होगा टी कॉस थीटा, वो mg को बैलेंस करने लगेगा, और दूसरा जो टी साइन थीटा होगा वो इस सर्कल के पे चलने वाले सर्कल पे चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है उसको पूरा करेगा। अब जनरली देखिएगा, कभी कोई लेडीज ऐसे, एक मिनट, घाघरा पहनी हुई है, ठीक है, और जैसे ही वो घूमर घूमर डांस करेगी, खट से ये वाला चीज जो होगा वो थोड़ा फैल जाता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि यहाँ से जो भी मासेस है ना, इन सारे मासेस को सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स का जरूरत होने लगता है, और अगर वर्टिकल रहेगा तो टेंशन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। थोड़ा सा टिल्ट हो जाने के बाद क्या होता है? टेंशन का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है और दूसरा कंपोनेंट उसके mg को बैलेंस कर लेता है। तो यार एक बात और याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक जरूरत है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक जरूरत है। किस चीज का जरूरत है? कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलना चाह रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होगा, सर्कल के सेंटर के तरफ एक फोर्स का जरूरत होगा, क्योंकि जैसे ही वो सर्कल पे चलेगा तो सर्कल के सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन हो ही जाएगा v²/r, और वो एक्सेलरेशन देने वाला अगर कोई है तभी वो सर्कल पे चल पाएगा, या अगर चल रहा है तो उस एक्सेलरेशन को देने के लिए कोई ना कोई फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ है, और वो फोर्स जो होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स का डिमांड करता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो जरूरत है उसका पूर्ति कोई ना कोई बाहर से आके करता है, तभी वो सर्कल पे मूव करता है। जैसे कि अगर चंदा मामा धरती के चारों तरफ मूव कर रहे हैं तो उसको सर्कल धरती के सेंटर की तरफ एक फोर्स का जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? धरती और अर्थ के चांद के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है क्या? जैसे कि मान लो अगर हम तुमसे ऐसा कह दे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा ही इसीलिए रहा है क्योंकि कोई ना कोई उसको सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगा करके प्रोवाइड कर रहा है। वहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? जैसे मौत के कुआं में गाड़ी वाला जो है सो चला रहा होता है, बाइक ऐसे ऐसे घुमा रहा होता है, तो उसको भी सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स का जरूरत है। वो देने वाला नॉर्मल का एक कंपोनेंट और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट होता है, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त कि
कभी भी अगर किसी पार्टिकल को तुम सर्कल पे रिवॉल्व कराते हो, करने के लिए कहते हो, तो बोलेगा वो कि भाई हमको पहले सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड करके दो, जो फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर वो उपलब्ध करा पाओगे या है उपलब्धता, तभी वो पार्टिकल सर्कल पे मूव कर पाएगा। जैसे कि ये कोनिकल पेंडुलम है, ये एक बॉल बंधा हुआ है और ये बॉल जो है इस यहाँ पर रस्सी के सहारे फिक्स है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और जो घूम रहा है उसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू भी दे दिया हुआ है 2/पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस एंगुलर वेलोसिटी, ये जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉल घूम रहा है, इसके लिए उसको सर्कल के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है ना। तो अगर आपसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ लेगा कि कौन दे रहा है, तो आप बोलेंगे कि देखिए सर, इस बॉल पे एक तो लग रहा है mg, और इस डायरेक्शन में एक क्या लग रहा है, टेंशन। कौन लग रहा है, टेंशन। और ये वाला एंगल क्या है, थीटा। अब तुम ही बताओ कि इस बॉल का एक्सेलरेशन है किधर, इधर की तरफ है एक्सेलरेशन, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। उसका वैल्यू कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इस टी का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, है ना। टी कॉस थीटा क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है और इस तरफ में एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो वर्टिकल में अपन क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा माइनस mg बराबर 0। m का कैपिटल M है, सॉरी, टी कॉस थीटा माइनस कैपिटल mg बराबर 0, या टी कॉस थीटा बराबर कैपिटल mg, ये एक बात होगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप एक ट्राइंगल देखिएगा, ये L है, ये एंगल थीटा है, और ये R है, ये 90 डिग्री है, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। तो T साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू L साइन थीटा। यहां से साइन थीटा से साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, T का वैल्यू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। T का वैल्यू हो गया m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, और संयोग से ओमेगा का वैल्यू आपको दिया हुआ, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2/पाई, 2/पाई। एक मिनट, m इंटू 2/पाई का होल स्क्वायर इंटू L। एक बार लिखिएगा जरा। अच्छा, ये यहाँ पर खाली जो है एक ओमेगा का वैल्यू जो है, वो ओमेगा के वैल्यू में हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए नहीं। ओमेगा का वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 2/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, 2 रेडियन, तो 2/पाई इंटू 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। अब ये वाला ओमेगा हम उठा करके यहाँ रख देंगे, तो टी का वैल्यू हो जाएगा m इंटू 4 का स्क्वायर इंटू L, तो दैट इज 16 mH। ठीक है क्या, कहाँ, हाँ 2/पाई रेडियन पर सेकेंड गलती से लिख दिए थे, ये है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक मिनट, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर, और ब्लॉक जो है एक स्प्रिंग के सहारे बंधा हुआ है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है 1 मीटर। नेचुरल लेंथ कितना है, 1 मीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि
इस एक्सिस के अबाउट जब ब्लॉक स्टार्ट करता है रिवॉल्व करना, अभी ऐसे आराम से रखा हुआ रिलैक्स्ड है, अब इस एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व करना शुरू करता है कितने से, 10 रेडियन पर सेकंड से। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, रस्सी में थोड़ा स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव आ जाएगा, एलोंगेशन आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितना एलोंगेशन आएगा। ठीक है, एक बार लिखिए जरा करके। क्या करना होगा इसमें जरा बताइए तो। यार अगर हम ऐसे देखें तब तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे, लेकिन इसको चलाना है कैसे सर्कल पे, हमको हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चलाना है ना। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे अगर चलाना है तो इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। दोने वाला कौन, कोई नहीं। अभी जैसे इसको घुमाने लगेंगे इस डायरेक्शन में फोर्स का जरूरत होगा, रस्सी क्या स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा खिंचाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि जो स्प्रिंग थोड़ा खिंचाएगा, ओरिजिनल लेंथ था कुछ 1 मीटर और खिंचाएगा मान लीजिए थोड़ा सा x। तो x जब खिंचा जाएगा तो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और वो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स, यस और नो। और वही स्प्रिंग फोर्स kx इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू जो भी रेडियस है दैट इज 1 प्लस एक्स, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, k तो है 1000 इंटू एक्स, मास कितना दिया हुआ है 2, ओमेगा कितना दिया हुआ है आपको 10 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1 प्लस एक्स या 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 मीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, आराम से नोट कर लीजिए इसको। यहां पर है एक तो मासलेस रॉड है, ठीक, उससे एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बंधा हुआ है। रॉड जो है यहां से यहां तक का लेंथ r है, इस स्ट्रिंग का लेंथ है l, और यहां से एक पार्टिकल बंधा हुआ है जिसका मास है m। और उसके बाद कह रहा है कि mass m hangs from one end of the horizontal rod which is rotating with unknown angular velocity omega। ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रॉड रोटेट कर रहा है सर। और ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l मेक्स अ कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जब ये रॉड रोटेट कर रहा है तो उसके साथ साथ ये स्ट्रिंग भी रोटेट कर रहा है, और ये स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ओमेगा का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑल दी अदर वेरिएबल्स। तो यार सीधा सा बात है, जब ये चक्कर लगाएगा तो कितने रेडियस के सर्कल पे चक्कर लगाएगा, कितने रेडियस के सर्कल पे चक्कर लगाएगा? ये वाला दूरी हो जाएगा l साइन थीटा, नहीं, और ये वाला दूरी हो जाएगा r। अब l साइन थीटा प्लस r रेडियस के सर्कल पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन चक्कर लगाने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए क्योंकि इधर एक्सेलरेशन तो जरूर होगा। अगर तुम पूछोगे कि सर ये इस सर्कल पे घूम रहा है तो सर्कल पे घूमने के लिए इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू r के जगह पे यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, वो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r प्लस l साइन थीटा। दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा यार, लिख लेते हैं ए सेंट्रीपिटल बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू r प्लस l साइन थीटा, और ये जो दूरी था वो था l साइन थीटा, ठीक।
अब इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन चाहिए वो देने वाला कौन है? आप अगर एफबीडी बनाइएगा ब्लॉक का, तो इस बॉल का एफबीडी में क्या आएगा? नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ t, दैट्स इट, यही दो ना। तो यार टेंशन का एक कंपोनेंट ही ना आ सकता है, और कौन आ सकता है यहाँ पे? कोई नहीं है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? t cos थीटा, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा? t sin थीटा। तो t cos थीटा माइनस mg बराबर 0, या t cos थीटा बराबर mg, और इधर की तरफ जो लगेगा वो होगा t sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r प्लस एल साइन थीटा, यही ना? बोलो। अब हमको केवल ओमेगा ही पता करना है ना। डिवाइडेड कर दें, हाँ, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर कर देंगे तो LHS में क्या बच जाएगा? tan थीटा, और RHS में क्या बच जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r प्लस एल साइन थीटा अपॉन जी, नहीं तो ये वैल्यू हो गया g tan थीटा अपॉन r प्लस एल साइन थीटा का अंडर रूट इज ओमेगा। दैट ओके? बोलो, लिख लो इसको। आगे बढ़े। फिर वही सवाल थोड़ा सा घिचर पिचर कर दिए थे उसमें, इसको वापस से कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि एल का वैल्यू बताओ। क्या करोगे? उसी में पुट कर दोगे फॉर्मूला में। हाँ, ओमेगा कितना आया था? जी tan थीटा अपॉन आर प्लस का अंडर रूट ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये बच जाएगा जी tan थीटा अपॉन आर प्लस एल साइन थीटा। ये है मेरा आर और ये है एल। आर की जगह पे 1/2 रख देंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 बराबर 10 tan 45 अपॉन आर की जगह पे 1/2 प्लस एस इंटू साइन 45। सही कि गलत? 10 से 10 कट गया, तो 1/2 प्लस एल साइन 45 इज इक्वल टू 1। तो एल साइन 45 बराबर 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन √2। ठीक, यहाँ फिर से एबीडी बनाने की जरूरत नहीं ना है। यहाँ पे एक आएगा टी, नीचे आएगा mg, ये एंगल होगा 45 डिग्री, और ये पूरा रेडियस हो जाएगा r प्लस एल साइन 45, ये हो जाएगा एल साइन 45। तो आप लिख देंगे t cos 45 बराबर mg, और t sin 45 इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो t sin 45 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर 0.5 प्लस एल साइन 45। दैट ओके? तो यहां से हमको एल का वैल्यू आ जाएगा, वैसे तो आ ही चुका है। ठीक, आगे बढ़े। ये है सवाल। अब ढेर सारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्लास में भी होगा, मतलब अगले क्लास में जाकर के हम पीक पे पहुंचेंगे। सवाल देखिए जरा, इसमें क्या कह रहा है कि 2 मासलेस स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ बराबर है, और ये वर्टिकल हाइट जो है ये 2 मीटर है, यहां से यहां के बीच का जो दूरी है दैट इज 2 मीटर, और एक कोई मास है जो यहाँ पे बंधा हुआ है ना, और आपसे कहा जा रहा है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2√10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों रस्सी में टेंशन का रेशियो बताइए। कैसे करेंगे? कीजिए थोड़ा, कि हमारे साथ ही करोगे? क्या करना चाहिए बताओ? क्या हो गया ये?
क्या करें, FBD बनाए, तो नीचे की तरफ क्या होगा, mg, ठीक है, बहुत अच्छे। इधर की तरफ नाम देते हैं कुछ, क्या, T1 देते हैं, और इधर की तरफ T2, नहीं, ओके। अच्छा, एंगल दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा, अगर वो थीटा है तो ये भी एक, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। और तो एफबीडी में कुछ नहीं आएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एफबीडी का हिस्सा नहीं है, ये एंगल भी थीटा। ऑब्वियसली अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखाना होगा तो आप इस दिशा में दिखाइएगा, नहीं, AC ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ये जो है ये आपका R है ना, ओके। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में T1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, T1 cos थीटा, और T2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, T2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में T1 का कंपोनेंट sin थीटा और T2 का कंपोनेंट भी sin थीटा, तो ये T1 प्लस T2 sin थीटा, नहीं, तो T1 बराबर T2 कैसे हो जाएगा जी, रुक जाओ अभी। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg, नहीं, ओके। ठीक, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिख देंगे हम लोग, T1 प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू R के जगह पे ये दूरी कितना हो जाएगा, ये L है और ये एंगल थीटा है, तो L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा, ओके। अच्छा, एक बात और है, L cos थीटा का वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है ना, एक, नहीं, L cos थीटा ये हो गया, L cos थीटा नीचे भी हो गया L cos थीटा, दोनों के बीच का दूरी जो ये 2 मीटर पूरा दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो L cos थीटा बराबर 1 मीटर, ओके। तो यहां से एक बात अगर देखोगे दोस्त, साइन थीटा तो कट ही गया, साइन थीटा कट गया, T1 माइनस T2 जो होगा वो कितना आया, mg बाई कॉस थीटा, अगर T1 माइनस T2 करे तो mg बाई कॉस थीटा, और T1 प्लस T2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर L, और हमको T1 इस टू T2 का रेशियो ही निकालना है ना। अच्छा, एक बात बताओ, हमको L cos थीटा का वैल्यू मालूम है ना, एक बार डिवाइड कर देते हैं, L cos थीटा हट जाएगा, हाँ, तो एक काम करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस, और ये हो जाएगा mg बाई cos थीटा अपॉन m ओमेगा स्क्वायर L, तो m से m कट जाएगा, g cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर L होगा, नहीं, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू g की जगह पे 10 रख देते हैं, और L cos थीटा की जगह पे 1 रख देते हैं, नहीं, और ओमेगा का वैल्यू दिया ही हुआ है 2√10, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया, ये कितना आ गया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 बराबर ओमेगा स्क्वायर इज 40 ना, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4T1 माइनस 4T2 बराबर T1 प्लस T2, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3
T1 बराबर 5T2 है ना। तो T1/T2 जो हो जाएगा वो T1/T2 का वैल्यू हो जाएगा 5/3। कोई दिक्कत? ठीक ही सवाल था, थोड़ा मेहनत था लेकिन ओके ओके है। तो आज हम लोग बस इंट्रो दिए हैं, ठीक है। इससे संबंधित और भी सवाल, बहुत सारे सवाल हम लोग अगले क्लास और उससे अगले क्लास में करेंगे। फिर 2 क्लास के बाद डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।